हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वीडियो लेक्चर का वो है कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस। ओके, ये जो हमारा सेकंड पार्ट है, तो वी नो दैट दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इन टू पार्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ओके, तो फर्स्ट पार्ट वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड। अब जो हमारा स्टार्ट हो रहा है वो पार्ट हमारा है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले व्हाट इज कैपेसिटर एंड व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ कैपेसिटर। अगर आप अच्छे से जानोगे समझोगे कि कैपेसिटर का यूज कहाँ पे होता है तो आपको पढ़ने में और मजा आएगा, ठीक है ना। तो व्हाट इज कैपेसिटर? कैपेसिटर इज अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। कैपेसिटर क्या है? तो दो प्लेट या कोई भी दो मटेरियल होने चाहिए जो कंडक्टिंग होने चाहिए और एक दूसरे से इंसुलेटिंग चीज से सेपरेट किए होने चाहिए, ठीक है। सो कैपेसिटर इज अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू कंडक्टिंग मटेरियल सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। ओके, तो यहाँ पे देखो हमने दो स्फीयर ले रखे हैं एंड बोथ आर सेपरेटेड। ओके, बीच में कोई मीडियम हो या ना हो इट डजंट मैटर, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। तो यहाँ पे पहले तो हमने कैपेसिटर को डिफाइन किया कि एक ऐसी सिस्टम जिसमें दो मटेरियल हो, दो कंडक्टिंग सरफेसेस हो और उसको इंसुलेटर से डिफरेंशिएट किया हो, सेपरेट किया हो, ठीक है। बट व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ कैपेसिटर? कैपेसिटर का यूज कहाँ पे होगा वो हम देखेंगे। तो एज वी नो दैट कि जब भी हम फैन को ऑन करते हैं तो फैन धीरे धीरे घूमना स्टार्ट करता है, फिर स्पीड पकड़ता है। ओके, तो अगर आप सोचो कि फैन का इतना खुद का वेट होता है तो उसको रोटेट करने के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए। तो आपने जस्ट स्विच ऑन की तो इट डजंट हैव टू मच एनर्जी टू रोटेट, टू परफॉर्म रोटेशनल मोशन ऑफ दैट फैन। उसके पास इतनी एनर्जी होती ही नहीं कि उसको रोटेशनल मोशन परफॉर्म करवा पाए। ओके, तो कैपेसिटर क्या करता है कि अपने पास जो एनर्जी होती है वो पूरी एनर्जी उसको रोटेशन में लगा देता है, और जैसे एक बार फैन अपना रेगुलर रोटेशन स्टार्ट करेगा तो फिर वापस से कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। ओके, तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ यूज ऑफ कैपेसिटर। इस तरीके से हम उसको यूज कर पाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमें लार्ज अमाउंट में एनर्जी चाहिए तब हम कैपेसिटर का यूज करेंगे। ओके, जब भी हमें लार्ज अमाउंट में एनर्जी चाहिएगी तब हम क्या करेंगे? कैपेसिटर का यूज करेंगे। जैसे कि एक और एग्जांपल हम देखते हैं। सपोज आप यहाँ पे बैठे हो और पूरे रूम में अंधेरा है। ओके, पूरे रूम में अंधेरा है और आप यहाँ बैठे हो, यू हैव टू क्लिक अ पिक्चर ऑफ यू। ओके, देन यू इट डजंट मैटर वेदर यू यूज योर मोबाइल फोन और कैमरा, you just click and then flashlight will be on. Okay, and due to that flashlight your picture will be very perfect. Okay, तो आप सोचो कि फ्लैश लाइट को जलाने के लिए कितनी सारी एनर्जी चाहिए। तो दैट इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द कैपेसिटर, वो जो इंस्टेंट एनर्जी चाहिए ओके प्रोवाइड होती है, वो कौन प्रोवाइड करवाता है? कैपेसिटर से प्रोवाइड होती है। दैट इंस्टेंट एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय द कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या करेगा? वो इंस्टेंट एनर्जी को प्रोवाइड करेगा और वही इंस्टेंट एनर्जी से हम अच्छे से पूरा जो रूम है उसमें लाइट जलेगी और हमारी पिक्चर आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैपेसिटर एक ऐसी चीज है जो इंस्टेंट एनर्जी के वक्त हमें बहुत ही जरूरत पड़ती है उसकी। ओके, सो इट इज सप्लाइड एनर्जी ओके एट वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये हमने कैपेसिटर का यूज क्या होता है वो देखा कि स्मॉल टाइम में हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब देखिए, सपोज टू कंडक्टिंग मटेरियल्स सेपरेटेड बाय विथ ईच अदर बाय एनी इंसुलेटिंग property material, conductor 1 and conductor 2, conductor 1 having a charge q1 and conductor 2 having a charge q2, conductor 1 having a potential v1 and conductor 2 having a potential v2. Okay, and both having a potential difference delta v is equal to v1 minus v2. Both having a potential difference delta v is equal to v1 minus v2. इतना उनके पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा। नाउ इफ I bring a charged particle from second conducting surface to first conducting surface, then I have to do work against the electric field, because from
this time we know that electric field is in this direction, so we have to work against the electric field. ओके, यहां से हम चार्ज को ब्रिंग करेंगे, यहाँ पे ले जाएंगे तो वर्क डन करना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें एनर्जी स्टोर कर रहे हैं, और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ये हमारा पूरा अगर पॉजिटिव हो गया और ये हमारा पूरा नेगेटिव हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस इन दिस डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड वी इंडिकेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन। इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर पाएंगे, इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कंफाइन कर पाएंगे। ओके, दैट मींस कैपेसिटर एक ऐसी चीज है जिसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। ओके, एनर्जी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन कैपेसिटर। ओके, तो ये एक चीज हमें पता चली। और नाउ हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। सपोज वी टेक एन आइसोलेटेड स्फीयर, सपोज हमने एक आइसोलेटेड स्फीयर ले रखा है, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, सपोज हमने उसके ऊपर वन चार्ज एस्टेब्लिश किया, इफ वी एस्टेब्लिश अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन इट, अगर हमने एक क्यू चार्ज रखा तो वो क्या करेगा, क्यू इतना पोटेंशियल भी क्रिएट करेगा, v इज इक्वल टू के क्यू अपन आर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप, चार्ज रखने पे इसकी रेडियस तो चेंज होगी नहीं, रेडियस रिमेन्स सेम। दैट्स व्हाई अगर रेडियस हमारी चेंज नहीं हो रही है, रेडियस अगर हमारी फिक्स रह रही है, तो ये रेडियस भी हमारी कांस्टेंट और के भी कांस्टेंट, के और आर दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे। दैट मींस के पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, जो हमारा चार्ज है वो पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। ओके, यू कैन आल्सो राइट q proportional to v, charge is also proportional to v। अब देखिए, आपने सपोज सेकंड चार्ज रखा तो उतने अमाउंट में पोटेंशियल क्रिएट होगा, आपने सपोज थर्ड चार्ज रखा तो 3 के क्यू ऊपर आ आएगा, आपने सपोज 4 रखा, तो ऐसे अगर आप चार्ज रखते जाओगे तो जितना जितना चार्ज आप रखते जाओगे उतने अमाउंट में पोटेंशियल क्रिएट होगा। ओके, दैट मींस पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, जितना चार्ज आप स्फीयर पे एस्टेब्लिश करते जा रहे हो उतना ही पोटेंशियल वो क्रिएट कर रहा है। ओके, सो चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, जो चार्ज हमारा है वो चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सो क्यू प्रोपोर्शनल टू वी। ठीक है, तो अब यहां पे क्या होगा, नाउ इफ वी टेक v at denominator then it will be constant। ओके, ये कांस्टेंट क्यों आ रहा है, सपोज आपने 1 कूलम चार्ज रखा और 1 वोल्ट पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है, तो 1 1 कैंसिल होकर 1 ही आएगा। सपोज आपने 2 कूलम रखा और यहाँ पे 2 वोल्ट क्रिएट हुआ तो भी 1 ही आ रहा है। आप जितना क्यों बढ़ाओगे उतना भी बढ़ेगा, बट ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। ओके, तो दोनों सेम अमाउंट में इंक्रीज होंगे, इफ बोथ आर इंक्रीजिंग इन सेम अमाउंट, इफ the ratio of q upon v increasing in same amount, that means it will be constant, that means our result will be constant। और हमारा रिजल्ट यहाँ पे कांस्टेंट रह रहा है, तो वो जो कांस्टेंट टर्म है उसी को हम बोलेंगे कैपेसिटेंस, दैट टर्म इज नोन एज कैपेसिटेंस। तो q by v हमारा जो हो जाएगा कांस्टेंट, उस कांस्टेंट को ही हम कैपेसिटेंस बोलेंगे। तो कैपेसिटेंस इज द रेशियो ऑफ चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको भी बता रहा हूं मैं कि फॉर कैपेसिटर 2 प्लेट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड, 2 प्लेट तो हमारे पास होनी ही चाहिए, देन ओनली 2 कंडक्टिंग सरफेस होनी चाहिए, देन ओनली वी कैन कॉन्फ़िगरेट और वी कैन डिफाइन कैपेसिटर। अगर लेकिन if we have a spherical surface, then we can also consider another spherical surface at the infinite point। okay, अगर हमारे पास यहाँ पे एक spherical surface है तो दूसरा spherical surface हम infinite पे भी consider कर सकते हैं। ओके, तो infinite पे consider करने पे उसका तो वैल्यू 0 ही आएगा, तो उसका वैल्यू 0 आ रहा है तो infinite पे लेने का मतलब ही नहीं रहा, तो हम सिंगल स्फीयर भी ले सकते हैं, यानी कि सिंगल स्फीयर भी क्या कर सकता है, कैपेसिटर बिहेव कर सकता है। ओके, सिंगल स्फीयर का कैपेसिटर होता ही नहीं है, लेकिन वी हैव टू जस्ट अज्यूम दैट द अनदर प्लेट ऑफ दैट सिंगल स्फीयर कैपेसिटर इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, और इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो दैट विल बी 0। ओके, तो यहाँ पे हमारा कैपेसिटर ऐसे हो जाएगा। ओके, तो
कैपेसिटेंस का हमारा फॉर्मूला आया Q बाई V, तो Q बाई V हमारा फॉर्मूला हो गया। अब और एक चीज इंपॉर्टेंट, कैपेसिटेंस डज नॉट इंडिविजुअली डिपेंड ऑन चार्ज एंड वोल्टेज, चार्ज एंड पोटेंशियल। पोटेंशियल चेंज करने पे कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगा, ओके। ओनली चार्ज चेंज करने पे भी कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगा। कैपेसिटेंस इज डिपेंड अपॉन द रेशियो ऑफ Q टू V, ओके। कैपेसिटेंस इज डिपेंड अपॉन द रेशियो ऑफ Q टू V, Q और V के रेशियो पे डिपेंड करेगा हमारा कैपेसिटेंस, ठीक है। तो Q और V के रेशियो पे हमारा कैपेसिटेंस डिपेंड करेगा, तो ये चीज हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। और एक चीज, अगर कंडीशन हम ले सकते हैं, इफ वी टेक चार्ज एज कांस्टेंट, इफ वी टेक चार्ज एज कांस्टेंट, अगर हम चार्ज को कांस्टेंट ले लेते हैं, चार्ज को कांस्टेंट मान लेते हैं, देन यू कैन राइट C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। अगर आपने चार्ज को कांस्टेंट मान लिया तो यू कैन राइट C प्रोपोर्शनल टू V, और यहां पर क्या होगा, व्हेन पोटेंशियल विल इंक्रीज देन कैपेसिटेंस विल डिक्रीज। अगर हमारा पोटेंशियल बढ़ रहा है तो कैपेसिटेंस हमारा रिड्यूस हो रहा है, दैट विल डिक्रीज, ओके। तो ये चीज भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, C प्रोपोर्शनल टू 1/V, तो ये चीज भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम आगे करते हैं, हम उसका डायमेंशन फॉर्मूला डिफाइन करेंगे और उसका यूनिट भी डिफाइन करेंगे। तब तक के लिए मैं ये मिटा रहा हूं, ये हमारे लिए अब हमें काम में लगेगा ये, इसलिए, ओके। नाउ द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज चार्ज, तो चार्ज का यूनिट क्या आएगा, कूलम, और पोटेंशियल का यूनिट आएगा वोल्ट, तो कूलम पर वोल्ट, ओके। तो द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज कूलम पर वोल्ट और फैरेड। It is also abbreviated by capital F, which is in honor of Michael Farad. Michael Farad साइंटिस्ट के ऑनर में हम उसको फैरेड कैपिटल F से भी डिफाइन करेंगे, ओके। तो कूलम पर वोल्ट, अगर हमारे पास एक कूलम चार्ज हो और 1 वोल्ट अप्लाई करें तो उसको हम बोल सकते हैं 1 फैरेड। अगर हमारे पास एक कूलम चार्ज हो और हमने उसका पोटेंशियल क्रिएट किया हो 1 वोल्ट, देन इट विल बी डिफाइंड एज 1 फैरेड, तब हम उसको 1 फैरेड डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है। अब हम उसके डायमेंशन फॉर्मूला डिराइव करते हैं। एज वी नो, चार्ज का यूनिट आता है कूलम, और कूलम पे हमें पता चलता है उसका आता है A1 T1, तो वो हमारा हो जाएगा A1 T1। और वोल्ट का मीनिंग होता है हमारा W/Q, ओके, चार्ज अपॉन वर्क अपॉन चार्ज। V का हमारा फॉर्मूला क्या आता है, V इज इक्वल टू W/Q, तो वर्क का हमें डायमेंशन फॉर्मूला पता है जूल, ओके। तो m1L2T-2, और चार्ज का क्या आता है A1 T1, देन वी कैन राइट m1L2, ये 1 अगर ऊपर आ जाएगा तो -2 -1 -3 हो जाएगा, और A1 अगर ऊपर आएगा तो दैट विल A-1, ओके। सो ये हमारा हो गया m1L2T-3 A-1। सो ये हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला है। अगर पोटेंशियल का जो फॉर्मूला आया वापस बता रहा हूं, m1 तो था वैसा ही है, L2 भी वैसा ही है, T-2 था, T-1 ऊपर आ रहा है तो -3 हो जाएगा, और A-1 A-1 हो जाएगा, तो इट विल बी m1L2 T-3 A-1, इट्स लाइक दैट। नाउ अगर हम m1 को ऊपर ले रहे हैं तो दैट विल m-1, L2 हमारे पास है उसको ऊपर ले रहे हैं तो दैट विल बी L-2। अगर -3 ऊपर आएगा तो +3 होगा, और 1 तो ऊपर है ही, तो 3 + 1 4 T/4, और ये A-1 अगर ऊपर आ जाएगा डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर, देन इट विल बी A/2। तो कैपेसिटेंस का हमारा डायमेंशन फॉर्मूला आया m-1 L/2 T/4 A/2। The dimension formula of capacitance is m-1 L/2 T/4 A/2। This is the dimension formula of capacitance। ये हमारा कैपेसिटेंस का डायमेंशन फॉर्मूला आया, तो ये हमारे लिए यूजफुल हो सकता है, ठीक है। अब हम आगे करते हैं, उसका यूनिट हमने डिफाइन किया कूलम पर वोल्ट और फैरेड,
जो फैरेड है वो बहुत ही छोटा यूनिट है। ओके, सो कई बार हम क्या यूज करेंगे, माइक्रोफैरेड। द वैल्यू ऑफ माइक्रोफैरेड मींस 10⁻⁻6 फैरेड। माइक्रोफैरेड की हमारी वैल्यू होगी 10⁻⁻6 फैरेड। देन आफ्टर नैनोफैरेड, नैनोफैरेड की हमारी वैल्यू होगी 10⁻⁹ फैरेड। और बाद में आएगा पिकोफैरेड। द वैल्यू ऑफ पिकोफैरेड इज 10⁻12 फैरेड। जो पिकोफैरेड है उसकी हमारी वैल्यू कितनी आएगी, 10⁻12 फैरेड। तो 1 माइक्रोफैरेड इज इक्वल टू 10⁻6 फैरेड, 1 नैनोफैरेड इज इक्वल टू 10⁻9 फैरेड एंड 1 पिकोफैरेड इज इक्वल टू 10⁻12 फैरेड। तो इस तरीके से हमें पता होना चाहिए। ओके, अब नाउ देयर आर टू टाइप ऑफ कैपेसिटर। जो कैपेसिटर हमारा होगा, टाइप मतलब उसके सिंबल के हिसाब से, ये उसका सिंबल है, तो इट इज कॉल्ड फिक्स्ड वैल्यू कैपेसिटर। फिक्स्ड वैल्यू कैपेसिटर। ओके, और दूसरा जो हमारा कैपेसिटर आएगा दैट इज वेरिएबल कैपेसिटर। ये जो हमारा कैपेसिटर है वो हमारा वेरिएबल कैपेसिटर हो जाएगा। ठीक है, वेरिएबल कैपेसिटर। तो ये हमारा हो जाएगा वेरिएबल कैपेसिटर। देयर आर टू टाइप ऑफ कैपेसिटर, फिक्स्ड वैल्यू कैपेसिटर एंड वेरिएबल कैपेसिटर। फिक्स्ड वैल्यू कैपेसिटर एंड वेरिएबल, उसका मीनिंग क्या होगा, अगर इसकी वैल्यू हमारी 50 माइक्रोफैरेड है तो वी कैन यूज दैट कैपेसिटर ओनली फॉर पर्पस ऑफ 50 माइक्रोफैरेड। ओके, लेकिन अगर इसकी वैल्यू हमारी 10 माइक्रोफैरेड से लेके 50 माइक्रोफैरेड है तो हम 10 से 50 के बीच में कहीं भी उसको यूज कर सकते हैं। ओके, हम उसको 20 माइक्रोफैरेड के लिए यूज कर सकते हैं, 30 के लिए यूज कर सकते हैं, 32 के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, तो अगर इसको इसकी वैल्यू एक रेंज में है तो दैट इज कॉल्ड वेरिएबल कैपेसिटर। तो वो एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। ओके, नाउ सेकेंड थिंग, इसके लिए हम यहाँ पे थोड़ा वापस इसको मिटा रहे हैं। हमें दो एक डेफिनेशन डिफाइन करनी है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। ओके, तो सबसे पहले इसको भी मिटा देते हैं। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन किसे बोलेंगे, तो नाउ सपोज हम इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज एस्टैब्लिश करते जाएंगे तो इसकी एक लिमिट आएगी। जब पूरे स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज एस्टैब्लिश हो जाएगा तो ज्यादा चार्ज हम उस पर एस्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे, देन चार्ज विल बी लीक। चार्ज क्या होता जाएगा, हमारा लीक होता जाएगा, सराउंडिंग में लीक होगा। ओके, एंड बाय दैट लीकिंग ऑफ चार्ज द एयर, ओके, जो एयर हमारी है वो एयर हमारी प्लस माइनस सेपरेट हो जाएंगे, तो आयनाइजेशन भी हो सकता है। जो हमारी एयर है उसका आयनाइजेशन भी हो सकता है। तो अगर द लिमिट टिल द एयर कैन विथस्टैंड, ओके, डू नॉट आयनाइज्ड, जब तक वो आयनाइज नहीं हो पाएगी, दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ओके, और जब आयनाइजेशन करना स्टार्ट कर दिया दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। ओके, जो हमारी एयर है, ओके, उस पर सपोज हम स्फीयर पे चार्ज डालते जा रहे हैं, दिस हैविंग सम कैपेसिटी, कैपेसिटी खत्म होने के बाद जितना भी चार्ज उस पर हम डालेंगे वो चार्ज पूरा एयर में चला जाएगा और वो आयनाइज करेगा एयर को। तो एयर को आयनाइज करता है, उसको बोलता है डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। ठीक है, और जिस लिमिट तक एयर उसको आयनाइज नहीं होने देती दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, उसको हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलेंगे। ओके, और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की हमारी वैल्यू एयर के लिए डिफाइन की हुई है। फॉर एयर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हैविंग अ वैल्यू 3000 वोल्ट पर मिलीमीटर। दैट मींस अगर हमें उसको मीटर में करना है तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर। अगर ये 10⁻³ ऊपर आ जाते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। और नाउ वी कैन राइट 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। 1 मीटर में 3 × 10⁶ वोल्ट इतना हाईएस्ट वोल्टेज रहेगा। तो इस तरीके से हम उसको डिफाइन कर पाएंगे, 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर, वो हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप सेंटीमीटर में लिखना चाहो
तो वो भी आप लिख सकते हो वोल्ट पर सेंटीमीटर। ओके, 3 × 10⁴ वोल्ट पर सेंटीमीटर। ओके, अब हम आगे करते हैं यहाँ पे एक और चीज, लास्ट वाली चीज। ओके, यहाँ पे हमारा जो कैपेसिटर हमने लिया दैट इज स्फेरिकल, एंड अगर बहुत लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आप उसको ऑब्जर्व करो तो दैट बिहेविंग लाइक अ पॉइंट चार्ज, वो पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करेगा। एंड फॉर पॉइंट चार्ज वी नो दैट फॉर्मूला, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, और पॉइंट चार्ज के लिए जो हमारा फॉर्मूला आएगा दैट विल बी v = kq/r। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 से डिफाइन करेंगे, इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू अगर इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या होगा, देखो, इफ सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 2 in equation 1 then it will be c = q/v, और v की हमारी वैल्यू कितनी है, kq/r। you can see that q that will cancel, और ये r हमारा ऊपर चला जाएगा, r ऊपर आ गया, ये बाकी है नीचे। ओके, तो अब क्या होगा, k की जो वैल्यू आएगी 1/4πε0, as we know that the value of k is equal to 1/4πε0, और ये 1/4πε0 डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है तो ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो दैट विल बी c = 4πε0r। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। हमारे आंसर में देने रखा है, आपको याद रखना है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। ये हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला है, एंड यू कैन सी दैट ये पूरी टर्म कांस्टेंट है 4πε0। तो कैपेसिटेंस हमारा जो स्फीयर है उसकी रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पे आप, हमारी अर्थ भी स्फेरिकल है तो अर्थ के लिए भी आप कैपेसिटर की वैल्यू ढूंढ सकते हो। ओके, अगर आप यहाँ पे वैल्यू लगा दो 4πε0 की 1/9 एंड रेडियस इज नोन टू अस, हमें पता है कि रेडियस की वैल्यू कितनी है, 6400 किलोमीटर, एंड इफ यू कन्वर्ट इनटू मीटर देन इट विल बी 6400 × 10⁻³ मीटर। तो अगर आप उसकी रेडियस पे रख दोगे तो हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैपेसिटर, अर्थ का कैपेसिटर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और जब भी हमें स्फेरिकल कैपेसिटर की फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी तो इसका हम यूज करेंगे। ठीक है, अगर रिलेशन बनाना पड़ेगा, अगर हमें दो ऐसे स्फेरिकल कैपेसिटर दे दिए तो हमारा रिलेशन क्या बनेगा, C1/C2 = R1/R2। इस तरीके से हम उसका यूज कर पाएंगे फॉर्मूला का। ठीक है, तो यहाँ पे कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के बारे में जितना भी मैं देखा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो कैपेसिटेंस है वो किस पे डिपेंड करेगा, शेप, साइज एंड सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट। उसका शेप कितना है, साइज कितनी है, और दो प्लेट के बीच का सेपरेशन कितना है, ये सारी चीज पे मैटर करेगा। ओके, तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे आने वाली जितनी भी थियरीज है वो सभी इस पे बेस्ड है। ओके, तो नेक्स्ट थिंग हम सीखेंगे फॉर्मूला ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एंड दैट विल आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। टिल बाय एवरीबॉडी।